Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. First article is important for GS पेपर 3 बायोटेक्नोलॉजी। बात की जा रही है GM मस्टर्ड के बारे में और ऑन गोइंग जो एक इशू है कि GM मस्टर्ड की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आप देख लीजिए, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है उन्होंने इंसर्ट किया, एक सेलेक्ट किया है जीन को रैंडम लोकेशन में इन द प्लांट ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप। व्हाट विल हैपन, हमें इसको यहाँ पर समझना है ओके कि आखिर इशू है क्या। और इसको लेकर अभी आपको पता होगा रिसेंटली अलाउ किया गया था DMH, जिसे हम धारा मस्टर्ड बोलते हैं, धारा मस्टर्ड 11 को। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या है। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये उन प्लांट से ली जाती हैं जिनको आर्टिफिशियली मॉडिफाइड किया जाता है। इनके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से लाकर उन्हें यहाँ पर डाल दिया जाता है। कुछ नई प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डाल दी जाती हैं, जैसे यील्ड इंक्रीज़ करने के लिए, टॉलरेंट के लिए, हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ड्रॉट रेजिस्टेंस या किसी डिसीज़ से बचाने के लिए, या जो न्यूट्रिशनल लेवल है उनको इंक्रीज़ करने के लिए इस तरीके के मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। ये अगर हम बात करें इंडिया में, इसके पहले भी आप देखेंगे GM क्रॉप्स जैसे BT कॉटन, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था कि GM मस्टर्ड को हम कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर एक सबसे बड़ी क्रॉप हमारे सामने आ जाती है जिसे हम DMH या धारा मस्टर्ड 11 के नाम से जानते हैं। ठीक है, धारा मस्टर्ड 11 आप याद रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशंस में आपको इसका सवाल देखने के लिए मिलेगा। धारा मस्टर्ड 11 एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है जिसको जनरली मॉडिफाई किया गया है फॉर दी हर्बिसाइड टॉलरेंट। मतलब अगर कहीं पर भी हर्बिसाइड आपको देखने के लिए मिलेंगे तो धारा मस्टर्ड 11 इसको क्या कर सकती है, इसको प्रोटेक्ट कर सकती है, इस पर्टिकुलर वेराइटी के मस्टर्ड को। DMH 11 जो हाइब्रिड वेरिएंट है मस्टर्ड का, इसे डेवलप किया गया है बाय द रिसर्च द सेंटर ऑफ द जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये एक हाइब्रिड वेरिएंट है जिसको बिना किसी ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी के यहाँ पर डेवलप किया गया है। DMH 11 की अगर हम बात करें तो बेसिकली रिजल्ट है क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज़। ये दो वेराइटीज़ कौन सी हैं आप याद रखेंगे, वन इज़ वरुणा जो पहले डेवलप की गई थी, एंड हीरा 2। ओके, इन दोनों को यहाँ पर क्या किया गया था, इन दोनों को यहाँ पर क्रॉस करा के इंडियन मस्टर्ड वैरायटी जो वरुण है और जो ईस्ट यूरोपियन की जो वैरायटी है हीरा 2, इसको यहाँ पर क्रॉस कराकर एक नया मस्टर्ड क्रिएट किया गया है जिसे बोला जाता है DMH 11। ये दो एलियन जीन्स हैं जिन्हें हम बार्नीज और बास्टर बोले जाते हैं, जिनको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेसिलियम एमाइलोक्यूफेंसीज, जो इनेबल करता है ब्रीडिंग को कि ये हाई क्वालिटी कमर्शियल मस्टर्ड को बना सके। अगर हम बार्नीज की बात करें जो हमें वरुणा में देखने के लिए मिलता है, ये इट कैन इंड्यूस अ टेम्पररी स्टेरिलिटी बिकॉज व्हाट हैपेंड, इट कांट नेचुरली सेल्फ पोलिनेट। वहीं अगर हम बास्टार की बात करें इन हीरा, इट एक्चुअली ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ बार्नीज अलाउइंग सीड टू प्रोड्यूस मोर, एंड दिस इज़ हाउ अगर आप देखेंगे DMH 11 आपको दिखाई देती है। अब देखिए, अगर हम DMH 11 के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले ये बेटर यील्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर सकती है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स को कॉस्ट है वो कम देनी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर इम्प्रूव होगा, एक नेक्स्ट जनरेशन आपके लिए क्रिएट हो पाएगी। वहीं अगर हम इसके कंसर्न की बात करें तो GM टेक्नोलॉजी इसको कहीं ना कहीं रेसिस्ट करती है, एक फियर क्रिएट कर देती है फूड सिक्योरिटी को लेकर कि जो इसको बना पा रहे हैं सिर्फ उनकी मोनोपोली हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर कई बार माना जाता है कि शायद कोई एलर्जी यहाँ पर ना हो जाए किसी व्यक्ति को, या कोई लॉन्ग टर्म डिसीजेस ना हमें देखने के लिए मिल पाए, ऐसी कुछ कंडीशंस को भी ध्यान में रखा जाता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इंडिया में क्या डिबेट देखने मिलेगी। देखिए, इंडिया में एक बहुत बड़ा डिबेट आपको देखने मिलता है GM क्रॉप्स को लेकर, स्पेशली पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, फार्मर्स हैं, कंज्यूमर हैं, जो हायर जुडिशरी है, सबके अपने एक डिफरेंट क्वेश्चन है सेफ्टी को लेकर,
एफिकेसी क्या होगी, क्या नेसेसिटी है जीएम क्रॉप्स हमारी कंट्री के लिए, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई बार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि देखिए इंडिया में जो ओरिजिनल वैरायटी है वो इसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगी अगर हम जीएम क्रॉप्स को लेकर आएंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि बीटी कॉटन जो कि पहली और ओनली जीएम क्रॉप है जो इंडिया में यहाँ पर यूज़ की जा रही है, लॉन्ग टर्म रिसर्च से ये भी पता चला है कि बीटी कॉटन हैज़ प्रोवाइडेड ओनली फ्लीटिंग बेनिफिट टू फार्मर। ठीक है, वहीं कहीं ना कहीं जो कल्टीवेशन का कॉस्ट है और जो रिस्क है वो उसकी वजह से डबल हो गया है। सो पहली चीज़ तो ये। दूसरा अगर हम बात करें तो सम सीड कंपनीज दे हैव प्रॉफिटेड लाइक एक्सटेंसिवली, उनको जीएम सीड्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है जिसकी वजह से मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ के बीच में, जहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामाइन करने के लिए जीएम क्रॉप्स को या फूड को बात की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी TEC। ये पब्लिक इंटरेस्ट में जाकर यहाँ पर ये जीन ये इसको आइडेंटिफाई करेगी, चेक करेगी कि क्या प्रोसेस है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यहाँ पर फाइल की गई हैं बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ताकि जो जीन कैंपेन है उसको चलाया जा सके। इंडिया में अगर हम बात करें तो नेसेसिटी क्यों हो जाती है? देखिए सबसे पहली बात रिस्क रिडक्शन करने के लिए, ड्रॉट की कंडीशन है, हाई यील्ड नहीं है, वैरायटी बहुत अच्छी नहीं है, फसल के लिए मेहनत तो बहुत की जा रही है लेकिन जो प्रॉफिट है वो कम देखने के लिए मिल रहा है। रिजल्टेड इनटू एक हाइब्रिड हाई यील्ड की क्वालिटी की हमें क्रॉप मिल सकती है जो कि अडेप्टेबल होगी अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से। सो दैट व्हाट वी कैन डू, हम इसके साथ एक नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो कि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्टिविटी को तो इंक्रीज़ करेगी ही, साथ ही हमें कहीं ना कहीं मस्टर्ड के लिए एक एफिशिएंट कंट्री भी बना सकती है। नाउ नेक्स्ट डिबेट इज़ कि रिस्क क्या है। देखिए कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट दे मेड वेरी स्पेसिफिक रिसर्च। इन्होंने बताया कि जीएम मस्टर्ड और इसको लेकर ये बोला एक थरो इंडिपेंडेंट स्टडी करने की आवश्यकता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, लॉन्ग टर्म बायो सेफ्टी इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें क्या देखने मिलेंगे, ये सारी कंडीशंस और इनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। साथ ही कुछ कंसर्न ऐसे भी हैं जहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं और जो फार्मर हैं उन्होंने बताया कि जीएम मास्टर्ड एक हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है और टॉक्सिक केमिकल्स को यहाँ पर स्प्रे किया जाता है ऑन द प्लांट, जो कि लोग जो हैं जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। साथ ही जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका बोलना ये भी है कि ये एक अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है और ये इंडियन एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है उसको सूट नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे अगर आप हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप को लाने की बात कर रहे हैं तो इसको लेकर आज की डेट में देखिए देयर इज़ नो रेगुलेटरी और गाइडलाइन और प्रोटोकॉल फॉर दीज HT क्रॉप्स। इसी को लेकर जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी विच इज़ दी GAAC, इन्होंने रेगुलेट करने के लिए मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी बताई है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न जो बाकी लोगों के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए रिसेंट जो हियरिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके हिसाब से जो ग्रोइंग एविडेंस है वो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल हेल्थ रिस्क को लेकर बता रहे हैं HT क्रॉप्स के बारे में। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि जीएम मस्टर्ड शुड नॉट बी कंसीडर्ड HT एट ऑल सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग इज वॉट्स टू इम्प्रूव द यील्ड। तो यील्ड इम्प्रूव करने के लिए हम HT क्रॉप्स को क्यों लेकर आ रहे हैं? इनफैक्ट जो क्रॉप है ये हर्बिसाइड को टॉलरेंट करने के लिए HT क्रॉप की आवश्यकता नहीं है। एज फार एज अगर हम साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इकोलॉजी की बात करें सो देयर इज़ नो डाउट दैट GM मस्टर्ड इज़ एन HT क्रॉप। और ऐसी कंडीशन में अगर हम यील्ड इम्प्रूवमेंट करने की बात कर रहे हैं तो क्यों ऐसा किया जा रहा है कि HT क्रॉप्स के फॉर्म में इसको मस्टर्ड को लेकर आया जा रहा है विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन एनवायरनमेंट। So there is one question for mains for all of you. Please write the question down. It is argued that genetically modified crops can solve the long term challenges associated with the Indian agriculture.
discuss in light of GEAC approval of the environment releases of GM mustard. Your word limit will be 250 words. चलिए, talking about to the next article which is important for mains paper 2, bilateral regional and global grouping and agreements involving India. बात की जा रही है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को लेकर. देखिए रिसेंटली जो TNA है इन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल का ऑफर ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके 13th अमेंडमेंट. ओके, 13th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 30 साल पुराना श्रीलंकन लेजिस्लेशन है जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए यहाँ पर बात करता है. चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं. 13th अमेंडमेंट आखिर है क्या? देखिए 13th अमेंडमेंट आउटकम है इंडो लंकन अकॉर्ड का जिसे साइन किया गया था 1987 में बाय नन अदर देन बट दी देन टाइम प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड प्रेसिडेंट JR जयवर्धने जो कि इस समय श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे इन दी अटैम्प्ट ताकि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है जो सिविल वॉर कंटिन्यू चली आ रही है श्रीलंका में उसको ख़त्म किया जा सके. सो 13th अमेंडमेंट बेसिकली बात क्या कर रहा है? देखिए 13th अमेंडमेंट बोल रहा है कि एक प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाने की हमें आवश्यकता है ताकि जो पावर्स हैं पावर शेयरिंग एग्रीमेंट या अरेंजमेंट को यहाँ पर किया जा सके ताकि जितने भी 9 प्रोविंसेस हैं कंट्री में इंक्लूडिंग दी सिंघाला मेजॉरिटी एरिया यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग को लेकर एक सेंट्रल अरेंजमेंट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की बात करता है. जैसे एजुकेशन को लेकर हेल्थ एग्रीकल्चर हाउसिंग लैंड पुलिस इन सभी को डेवलपमेंट इन सभी को जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस है इनमें लाने के लिए ये बात यहाँ पर की जा रही है. बट बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पावर एंड ओवर राइडिंग पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हैव नॉट मेड मच हेडवे. सो प्रॉब्लम क्या है? देखिए 13th अमेंडमेंट अगर हम बात करें तो इट कैरीज द कंसिडरेबल बैगेज फॉर द कंट्री सिविल वॉर्स. Yet, if we'll talk about, so it opposes the vociferously by the both Sinhala national parties and the LTT. The opposition within the Sri Lanka saw the accord and the consequent legislation as the imprint of the Indian intervention, and they don't want any other country to be the part or interfere in their personal matter. So what are the criticism basically related with that? देखिए यूजुअली आर्ग्यू क्या किया जाता है कि स्मॉल कंट्री है द प्रोविंस कुड बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय देयर सेंटर. अपोजिशन यही बात करता है कि इससे लोगों की जो फंडामेंटल राइट है जो पॉलिटिकल पावर शेयरिंग की बात है जो तमिल माइनॉरिटी है उसे कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है. तो ये कुछ पॉइंट्स को लेकर भी आप देखेंगे तो 13th अमेंडमेंट बार बार न्यूज़ में रहता है. रिसेंटली आपको याद होगा तो जो प्रेसिडेंट रानिल हैं इन्होंने बोला था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जनवरी में अगर आपको याद होगा तो उन्होंने बोला था कि 30th अमेंडमेंट को पूरी तरीके से इम्पोज कर देंगे. ओके आप याद रखेंगे 1987 में पास हुआ था. तमिल राइट्स फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर इसको लाया गया था. सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बता दिया. जो सिंघाला बुद्धिस्ट मेजॉरिटीज़ हैं फ्रॉम द टाइम श्रीलंका बिकेम द इंडिपेंडेंट इन 1948 यहाँ पर कुछ इश्यूज़ आपको देखने मिलेंगे. तमिल एथनिक श्रीलंका में आपको एथनिक वॉर देखने मिलेगी. उसको रिजॉल्व करने के लिए ही ये पर्टिकुलर डिसीजन यहाँ पर लिया गया था. Moving on to the next article, important for GS paper 3 growth and development and monetary policy. बात की जा रही है मॉनसून के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ते हुए फूड प्राइसेस के बारे में. देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, एक जुलाई में आपने देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से बारिश हमें हुई है. लॉन्ग पीरियड एवरेज हमें बारिश यहाँ पर देखने के लिए मिली है. बट सदर्न पेनिनसुला डेक्कन पेनिनसुला या ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी भी बिलो द नॉर्मल मॉनसून हमें देखने के लिए मिला है जिसकी वजह से जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले चाहे आप राइसेस की बात कर लीजिए या पल्सेस की बात कर लीजिए इनके महंगे होने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं. जुलाई 15 तक की अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप्स
अभी तक 2% लोअर थे कंपेयर विद द सेम टाइम इन 2022। लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल जुलाई के मुकाबले में इस साल जो प्राइसेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया है, राइट। 2% का इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ क्रॉप्स हैं जिनमें शॉर्टफॉल भी देखने के लिए मिला है। सो जुलाई एक क्रूशियल पीरियड है खरीफ की फसलों के लिए अगर हम बात करें, और यहीं पर अगर बारिश में ही इन खरीफ की फसलों को यहाँ पर निकाला जाता है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे सो डेक्कन प्लेट्यू, सदर्न पेनिनसुला, आसपास के क्षेत्रों में बारिश कम होने की वजह से, रेनफॉल कम होने की वजह से आप देखेंगे ऐसे चांसेस हैं कि जो फूड प्राइस है, फूड इन्फ्लेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करें तो फूड इन्फ्लेशन के और क्या कारण है। देखिए, आपको याद रखना है पहला तो रशिया यूक्रेन का वॉर, ठीक है। रशिया और यूक्रेन वर्ल्ड का 30% ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने मिला। अलॉन्ग विद दैट सडनली एल नीनो की कंडीशन होना और एल नीनो की वजह से एक फूड इन्फ्लेशन आपको देखने के लिए मिलना, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज का हो जाना। अब देखिए, ये तो हो गया आर्टिकल के बारे में। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको WPI और CPI, व्हाट इज़ द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की तो इट मेजर्स द चेंजेस इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर एट द होलसेल। वहीं अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो इट मेजर्स द चेंज इन एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ बीइंग परचेज्ड बाय एनी हाउस होल्ड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या आपको यूज़ देखने मिलेंगे, एग्जाम्पल क्या हैं, तो देखिए WPI के एग्जाम्पल होते हैं रॉ मटेरियल, ऑयल्स एंड कमोडिटीज़। वहीं रिटेल में आपको क्या देखने मिल जाएंगे, जो सब्जियां आप खरीदते हैं, जो फूड आप खरीदते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूमर गुड या सर्विसेज, इन सभी को हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और आपको जैसा पता हो, इस बार जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा देखने के लिए मिला है। चलिए आगे बात कर रहे हैं फैसिनेटिंग फ्यूजन ऑफ रॉक आर्ट्स इन आंध्र प्रदेश, रुद्रगिरी। देखिए, रुद्रगिरी हिल्स में ओरवाकल्लू करके जो जगह है, यहाँ पर गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में एक हिस्टोरिकल पास्ट की रिमार्केबल आर्कियोलॉजिस्ट मॉन्यूमेंट के बारे में बात की जा रही है। देखिए, अगर हम इस साइट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, तो ये ड्राइंग डिपिक्ट कर रही है एक इंटेंस बैटल बिटवीन वानर ब्रदर्स। आप अगर दोनों इमेज को ध्यान से देखेंगे तो ये बाली और सुग्रीव के बीच में होती हुई लड़ाई को दिखाई दे रही है। सो ये जो रॉक पेंटिंग है ये आज से लगभग मीज़ोलिथिक, ये जो शेल्टर्स हैं अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये मीज़ोलिथिक एरा के हैं, अराउंड 500 BC। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रॉक पेंटिंग का जो एरा है उसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम इसकी आगे बात करें तो ये रॉक पेंटिंग मेसोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हैं। काकतीय डायनेस्टी के टाइम पर इनको यहाँ पर बनाया गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये दो अलग अलग टाइम पीरियड को, दो अलग अलग प्री हिस्टोरिक हमारा जो पास्ट है उसके बारे में उसको सेलिब्रेट कर रही हैं, उसको बहुत अच्छे से दिखा रही हैं। सो आपने देखा, रुद्रगिरी की हम बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का, मेसोलिथिक पीरियड्स का, साथ ही काकतीय डायनेस्टी के, जो बाद में 1300 AD तक आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इस हिलॉक की बात करें, इस एरिया की बात करें रुद्रगिरी की, तो यहाँ पर 5 नेचुरली फॉर्म रॉक शेल्टर हमें दिखाई देते हैं जो कि मेसोलिथिक पीरियड लगभग 5000 BC के आसपास के देखने के लिए नज़र आएंगे। काकतीय एरा की पेंटिंग डिस्प्ले कर रही है रामायण के सीन्स को, और कहीं ना कहीं वैरायटी ऑफ कलर्स का इसमें यूज़ किया गया है, वाइट कैओलिन को, और डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो ये एक केव जहाँ पर मैंने आपको बताया वाली और सुग्रीव की यहाँ पर लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट से काकतीय डायनेस्टी के बारे में बात करें तो ये आंध्रा की एक डायनेस्टी है जो फ्लरिश करी थी लगभग 12th सेंचुरी CE से, ठीक है, 12th सेंचुरी कॉमन एरा के पास। काकतीय डायनेस्टी ने रूल किया फ्रॉम दी वारंगल विच इज़ दी तेलंगाना फ्रॉम 1083 CE
टू अप्रॉक्स 1323 CE। इनको कंस्ट्रक्शन नेटवर्क ऑफ टैंक्स और इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर के कंस्ट्रक्शंस के लिए जाना जाता था। पूरे क्षेत्र की में अगर हम बात करें तो इन्होंने अमेजिंग काम किए, एक नेटवर्किंग डेवलप करी है टैंक्स और इरिगेशन को लेकर। Basically, there are hundred of Hindu temple built under the patronage of the Kakatiyas, like their king, who is very famous, Ganpati Deva, रुद्रमा देवी और प्रताप पुरुद्रा। ठीक है, बहुत सारे पिलर्स आपको देखने मिल जाएंगे इन दी रुद्र स्वामी टेम्पल। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर दी प्रीलिम्स। बात की जा रही थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए, पेपर 1 GS में ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, टॉकिंग अबाउट द DPT-3 इम्यूनाइजेशन, इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3, हेल्थ एंड साइंस। देखिए, WHO के हिसाब से इंडिया कवर कर रहा है रेट ऑफ DPT-3 वैक्सीन, जिसे हम डिफ्थेरिया, प्रोटोसिस एंड टिटनेस बोलते हैं। इसको लगभग इंडिया ने अगर आप देखेंगे तो 2022 में 93% एरिया को कवर कर दिया है, जिसकी वजह से जो प्री पैंडमिक जो 2019 में अगर आप बात करेंगे विच वॉज द कवरेज ऑफ 91%, उसको इंडिया ने यहाँ पर क्रॉस करते हुए फाइनली 93% एरिया में इसको कवर कर लिया है। रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट देखने मिली है हमें मीजल्स वैक्सीन के बारे में, जो कि लगभग 92% यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। 92% कैसे, 2022 के मुकाबले में, जबकि 2021 में यही जो मीजल्स वैक्सीन का कवरेज था इट वाज ओनली 86%। वही अगर हम बात करें तो ज़ीरो डोज चिल्ड्रन, दैट मीन्स दोज हु हैवंट रिसीव्ड एनी डोज ऑफ DTP वैक्सीन, it leveled to 2.3 million in 2022 from 4.6 million in 2021, which is also a very good number. That means only 2.3 million children are there जिनको अभी नंबर ऑफ ज़ीरो डोज यहाँ पर नहीं मिला है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में सीधा डबल कर देता है नंबर को। वाइल द नंबर ऑफ पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन दे डिक्रीजेस टू 6,50,000 फ्रॉम 1.3 मिलियन इन दी अर्लियर फीस। तो आप देखिए, इसके पहले लगभग 1.3 मिलियन बच्चे हुआ करते थे जिनको हाफ वैक्सीन मिली थी। आज की डेट में ये संख्या घटकर सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 तक रह गई है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड इन नंबर। DPT की अगर हम बात करें, सो इट D स्टैंड्स फॉर दी डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया D जो लीड कर सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को, हार्ट फेलियर को, पैरालाइज या फिर डेथ को। वहीं अगर हम बात करें टिटनेस, तो टिटनेस एक पेनफुल स्टिफनेस क्रिएट कर सकता है मसल्स में। इट कैन ऑल्सो लीड टू सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक अनेबल टू ओपन द माउथ, सॉलो में ट्रबल होना, ब्रीदिंग या डेथ तक यहाँ पर हो सकती है। प्रोटोसिस की अगर हम बात करें तो यूजुअली इसको AP से डिनोट किया जाता है, इसी को वूपिंग कफ भी बोला जाता है। इट कैन कॉज अनकंट्रोलेबल वायलेंट कफिंग, जो कि किसी भी व्यक्ति को सांस लेने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि खाना नहीं खाया जाएगा, पानी नहीं पिया जा सकता। इट कैन बिकम एक्सट्रीमली सीरियस स्पेशली इन बेबीज़ एंड यंग चिल्ड्रन, जिसकी वजह से निमोनिया, कॉन्वल्जन, ब्रेन डैमेज या डेथ तक हमें देखने के लिए मिल सकती है। सो दिस इज़ कंबाइंडली नोन एज द DPT वैक्सीन। ये प्रिवेंट करती है डिफ्थेरिया, टिटनेस और पिट्रोसिस को। डिफ्थेरिया एंड पिट्रोसिस स्प्रेडेड, याद रखिएगा, डिफ्थोरिया और हम जब पिट्रोसिस की बात करते हैं तो दे कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन टिटनेस किसी भी व्यक्ति को किसी वाउंड के थ्रू उसके शरीर में एंटर हो सकता है। ऑल राइट, देखिए, लगभग 3 महीने की एक डील के बाद आप देखेंगे 3 महीने से डिरेल होके रखे इंडिया रशिया की वंदे भारत डील फाइनली ये वापस ट्रैक पर आ रही है। और आप देखेंगे कि रेल विकास निगम लिमिटेड इन्फॉर्म कर चुका है कि यहाँ पर एक्सचेंज किए जाएंगे, परचेजेस एग्रीमेंट हो चुके हैं। और फाइनली इंडिया और रशिया के बीच में अगर आप देखेंगे तो वंदे भारत डील विच वॉज अर्लियर हैंडर्ड ड्यू टू सम रीजंस, इसको वापस चालू कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो रशियन ट्रांसपोर्टेशन जाइंट, जिसे हम ट्रांसमेश होल्डिंग या हम TMH के नाम से जानते हैं, और इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच इज़ द रोल नोन एज रेलवे
रेल विकास निगम लिमिटेड, ये दोनों मिलकर लगभग 120 वंदे भारत ट्रेन्स यहाँ पर बनाने वाली हैं। ओके, अगर हम इस जॉइंट वेंचर की बात करें तो इंडियन रेलवेज अवॉर्डेड द जेबी डील टू द TMH RVNL। 120 ट्रेन यहाँ पर बनाई जाएंगी जिसका कॉस्ट लगभग 120 करोड़ हमें देखने के लिए मिलेगा। डिसाइड किया गया था लगभग 2025 तक एक कॉन्स्ट्रोटोरियम यहाँ पर रेडी हो जाएगा, एक शुरू के 2 प्रोटोटाइप यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, आफ्टर विच एक फाइनल अप्रूवल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आया RVNL और TMH के बीच में शेयर होल्डिंग को लेकर। फाइनली यहाँ पर इन इश्यूज़ को ख़त्म कर दिया गया है और मेक इन इंडिया के अंदर, ठीक है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार होगा। हालांकि जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे बहुत सारे इसके जो पार्ट्स हैं इनको मंगाया जाएगा वेस्टर्न यूरोप अमेरिकन मैन्युफैक्चरर से, तो ये कम्प्लीटली मेक इन इंडिया आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल को हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 2, GS पेपर 3, इंडिया एंड द नेबरहुड एंड द बायलैटरल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स को लेकर। देखिए रिसेंटली इंडिया और UAE ने एक पैक्ट साइन किया है जहां पर वो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज LCSS इसको यहाँ पर प्रमोट करेंगे ताकि इंडियन रुपीज़ और UAE की दिरहम विच इज़ ऑल्सो नोन एज AED इसको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। ओके, चलिए LCSS के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। देखिए LCSS ये कवर करता है ऐसे सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को या परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को। LCSS इनेबल करेगा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को कि ये दोनों कंट्रीज़ में क्या कर सके, डोमेस्टिक करेंसीज़ में यहाँ पर पेमेंट कर सके, जिसकी वजह से जो INR और AED है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पार्ट बन सके। इसी की वजह से फ़ायदा क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर देगा, सेटलमेंट टाइम को यहाँ पर ईजी बना देगा, विच विल इंक्लूड द रेमिटेंस बाय द इंडियंस इन द UAE ऑल्सो। सो इंडिया क्या कर सकता है, इस मैकेनिज्म का यूज़ कर सकता है टू पे फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल्स एंड द अदर कमोडिटीज़ फ्रॉम द UAE because ultimately it is the 4th largest energy supplier. Along with that यहाँ पर एक और मॉडल को फॉलो करने की बात चल रही है which is the UPI IPP। सेंट्रल बैंक ऑफ बोथ द कंट्रीज इन्होंने भी यहाँ पर साइन किया है कि ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस जो कि इंडिया का है और UAE का जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है विच इज़ द IPP एंड रूपे स्विच एंड UAE स्विच इसको यहाँ पर प्रमोट करेंगे। सो UPI IPP लिंक करेगा, इनेबल करेगा यूज़र्स को जो दोनों कंट्री में है ताकि ये फास्ट और सेफेस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बहुत इमीडिएट फॉर्म में कर पाए। ये जो लिंकिंग होगा यहाँ पर कार्ड स्विचिंग फैसिलिटीज़ आपको देखने मिलेंगी, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होगा डोमेस्टिक कार्ड्स का दोनों कंट्रीज़ में और कार्ड्स के ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। दिस विल ऑल्सो एक्सप्लोर द लिंकिंग ऑफ इंडियन स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम विद द पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम ऑफ द UAE एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत ईजी हो जाएंगे और दोनों कंट्रीज़ के लिए बायलैटरल पॉइंट से और मल्टीलैटरल पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देखने के लिए मिलेगी। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो ब्राउज एकेडमी लेकर आया है नया 2022 MPPSC 2022 के मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़। सो अगर आपने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है सो ज्वाइन करें और अपनी पोजीशन मेंस में सुनिश्चित करें। टेस्ट सीरीज़ is already been started from the 19th July which is today. So do not waste your time, come and visit Rouse Academy. So thank you and see you tomorrow.